भारत और चीन दोस्तों ये दो ऐसे देश हैं जिसके रिश्तों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज इनके रिश्ते अच्छे हैं, वहीं अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा ना हो। लेकिन ये भी सच बात है कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब ये मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है। हाल ही में जयशंकर ने भारत की एक समाचार एजेंसी ANI से लंबी बातचीत की थी और उसमें उन्होंने चीन के मुद्दे पर खुलकर बात की और हर वह सच्चाई बताई जो आज तक भारत की जनता से छुपाई जा रही थी। क्या है भारत चीन के रिश्ते की सच्चाई? क्या है मोदी की चीन रणनीति? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। देखिए दोस्तों, ये बात तो हमने देखी है कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गलवान घाटी की घटना के बाद से मोदी सरकार पर लगातार हमले करते रहे। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार चीन के प्रति सख्त नहीं है और चीन ने भारत के लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। इस पर जयशंकर ने न केवल अपनी सरकार का बचाव किया बल्कि उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राहुल गांधी तक को इसमें घसीटा। उन्होंने कहा कि विपक्ष 2023 में मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि चीन उस जमीन पर पुल बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में ही कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि शांति काल में चीन की सीमा पर सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती मोदी सरकार के दौरान हुई है। उन्होंने दावा किया है कि चीन से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है और मोदी सरकार ने इस पर अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करे हुए हैं। जयशंकर के बयान का कांग्रेस ने बुधवार को जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जयशंकर के बयान को भारतीय सेना का अपमान तो कहा ही, उन्होंने जयशंकर को भारत का सबसे नाकाम विदेश मंत्री भी करार दिया। अब इन सब के बाद आपके मन में सवाल जरूर आ गया होगा कि आखिर जयशंकर किसको संबोधित कर रहे थे। चलिए हम आपको बताते हैं। चीनी मामलों की जानकार दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अलका आचार्य कहती हैं कि सरकार और विपक्ष चीन के मामले में सिर्फ अपने नफे नुकसान को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमले तो करती ही रहती है। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि विदेश मंत्री के चीन पर दिए गए बयान को कैसे देखा जाए। तो इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कुल मिलाकर भारत की जनता के लिए दिया गया बयान है। इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे लगे कि विदेश मंत्री चीन को संबोधित कर रहे हैं। जयशंकर एक राजनेता है। मोदी सरकार के एक मंत्री की हैसियत से विपक्ष के आरोप का जवाब दे रहे थे। 2012 में शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 2013 में चीन के राष्ट्रपति, जिसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उधर शी जिनपिंग चीन की सत्ता पर काबिज है तो इधर मोदी पिछले 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो सवाल उठता है कि मोदी सरकार की चीन नीति अब तक कैसी रही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं मोदी जी की उस नीति के बारे में जिसका जिक्र हमने अभी हाल ही में किया था, मोदी की चीन नीति। JNU के प्रोफेसर सरवण सिंह इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक यह समझना जरूरी है कि चीन और भारत में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव आया है। दोनों बड़ी ताकतें बनी हैं। चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और दोनों देशों की सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरक्की हुई है। वो कहते हैं कि सीमा पर बड़े हथियारों के साथ सेना तेजी से आगे बढ़ सकती है और पीछे भी हट सकती है। गलवान की घटना को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन भारत की एक तरफ से तारीफ करते हुए प्रोफेसर सरवण सिंह कहते हैं, भारत चीन का अकेला पड़ोसी देश है जो चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। चीन के सारे पड़ोसी देश इसको देख रहे हैं। हालांकि चीन और भारत की ताकत में बहुत असमानता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलवान के बाद से भारत की चीन नीति में एक निर्णायक बदलाव आया है। भारत ने इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि चीन भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है और उससे निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियां बदलनी होगी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चीन के मामले में मोदी सरकार अपनी बातों को जनता के सामने ठीक से पेश करने में उतनी सफल नहीं रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों की बदलती रणनीति के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के रवैये की वजह से ही चीन की रणनीति में बदलाव आया है। पहले चीन सीमा पर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति अपनाता था, लेकिन अब उससे हटकर उसने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। अब चीन के जवाब में भारत ने भी बहुत ही बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सीमा पर तनाव बना हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी भी बरकरार है। वो कहते हैं चीन और भारत उभरती हुई शक्तियां हैं, इसलिए दोनों देश चाहेंगे कि इस तरह की किसी तनाव से दोनों की तरक्की में कोई चोट ना पहुंचे। दोनों ही देश तनाव को एक सीमा से आगे बढ़ाकर एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। अब देखिए दोस्तों, भारत और चीन में गतिरोध जारी है और बातचीत में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ऐसा कुछ ना ही कहना ना ही करना चाहती है जिससे स्थिति और खराब हो। वह कहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में स्थिरता नहीं आएगी और तनाव बना रहेगा। उनके मुताबिक अगर चीन चाहता है कि भारत से संबंध बेहतर हो तो उसे सीमा पर यथास्थिति बहाल करना होगा। NSG और चरमपन जैसे मुद्दों पर चीन को
को भारत के हितों का सामना करना होगा। साथ ही में दक्षिण एशिया में जैसे जैसे चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा, भारत और चीन के संबंध और जटिल ही होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी अभी के उस विवाद की जिसकी वजह से चीन और भारत के रिश्ते एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन और भारत के उस इतिहास के बारे में जहाँ उन दोनों के ही रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते इतने बिगड़ गए? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भारत चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आज 7 दशक से भी ज्यादा हो गए। भारत ने आजादी के बाद से ही पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर जोर दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। वहीं 1949 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर चीन देश अस्तित्व में आया। 20 साल तक चले गृह युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। भारत ने 1 अप्रैल 1950 से चीन के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। भारत चीन के साथ ऐसा करने वाला पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक का देश था। करीब 1 दशक तक दोनों देशों के रिश्ते ठीक ठाक आगे बढ़ते रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का इतिहास। चीन के पहले प्रीमियर डाउ एनलाई ने जून 1954 में भारत का दौरा किया और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा भी किया था। 1954 में नेहरू और डाउ एनलाई के बीच पंचशील सिद्धांत को लेकर समझौता हुआ था। इसके अंदर भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दी थी और इसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर जगह सुनाई दे रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस नारे का समर्थन किया था। पश्चिमी सिद्धांत में 5 बातें थी जिसे दोनों देश मानने को तैयार हुए थे। नंबर 1, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का सम्मान करना। नंबर 2, दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देना। नंबर 3, दूसरे देश पर हमला नहीं करना। नंबर 4, म्यूचुअल कोऑपरेशन और लाभ को बढ़ावा देना। नंबर 5, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति का पालन। दलाई लामा को शरण देने के बाद बिगड़े हालात। पंचशील पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हालात 1959 में फिर से बिगड़ गए थे। तिब्बत विद्रोह के बाद मार्च 1959 में वहाँ के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दे दी थी। इससे चीन के साथ भारत के रिश्तों में खाई बढ़ गई थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेता माओ त्से तुंग ने तिब्बत के ल्हासा विद्रोह के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया था। रिश्ते इतने खराब हो गए कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा कि अगले कई सालों तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की सार्थकता कहीं खत्म सी हो गई थी। लेकिन 1976 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से बहाल हो गए थे। वक्त के साथ साथ आपसी संबंधों में सुधार दिखा और 20 फरवरी 1987 को भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इस फैसले के बाद चीन भारत से नाराज हुआ। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देश सीमा विवाद का समाधान निकालने के उपायों पर काम करने के लिए राजी हुए और फिर 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने थे। नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा से रिश्तों को बेहतर बनाने की नई उम्मीद जागी थी। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। चीन की आजादी मिलने के बाद वहाँ के किसी राष्ट्रपति को भारत पहुँचने में 47 साल का वक्त लग गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन भारत के रिश्ते सुधारने को लेकर कितना संदिग्ध था। जियांग जेमिन की यात्रा पर 4 समझौते हुए। इसमें सीमा पर शांति बहाली के उपायों पर काम करने से जुड़ा करार भी था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन की यात्रा कर रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। इस दौरान द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इन चाइना इंडिया रिलेशंस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर 2005 में चीन के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने शांति बहाली के लिए स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप बनाने पर सहमति जताई थी। नवंबर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ भारत आए और दोनों देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया था। इसमें दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी का जिक्र किया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनवरी 2008 में चीन की यात्रा की। इस दौरान अ शेयर्ड विजन फॉर द 21st सेंचुरी के नाम से जॉइंट डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ की भारत यात्रा पर पहली बार दोनों देशों ने $100 अरब के जॉइंट डॉक्यूमेंट का लक्ष्य तय किया गया था। मार्च 2012 में ब्रिक्स शिखर की बैठक के लिए हु जिनताओ की भारत यात्रा पर दोनों देशों ने 2012 को फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच कल्चरल टाइज को मजबूत करना था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगने लगा कि भारत चीन दोनों ही रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और केंद्र की सत्ता को संभालने के बाद प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच लगभग 20 मुलाकातें हुई थी। इनमें से 18 मुलाकातें तो 6 साल के अंदर ही हो गई थी। इनमें एक दूसरे देशों की यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई मुलाकात भी शामिल है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बार चीन का दौरा किया है और शी जिनपिंग 3 बार भारत आ चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पहली मुलाकात
मुलाकात ब्राजील में 15 जुलाई 2014 को हुई। इसमें सीमा विवाद हल करने पर दोनों नेताओं की सहमति बनी और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सितंबर में भारत की बायलैटरल विजिट पर आए थे। अभी भी अहमदाबाद में साबर नदी के किनारे झूले पर बैठे मोदी और जिनपिंग की तस्वीरें लोगों के जहन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए नया रिश्ता निकाला और ये रास्ता भारत चीन औपचारिक शिखर सम्मेलन के रूप में सामने आया था। डोकलाम विवाद से जन्मे तनाव के बीच चीन के वुहान में अप्रैल 2018 को दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मतभेदों को दूर कर हर तरह के सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए थे। वुहान शिखर सम्मेलन ने डोकलाम संकट से बने तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच दूसरा इन्फॉर्मल समिट तमिलनाडु के मामल्लपुरम अक्टूबर 2019 में हुआ और इस दौरान नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने दोस्ताना माहौल में आपसी संबंधों के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हालांकि इसके बाद जून 2020 में गलवान में चीन सैनिकों की कार्रवाई के बाद भारत चीन के रिश्तों ने फिर से यू टर्न ले लिया और निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच तीसरे इनफॉर्मल समिट की संभावना भी यहीं पर धूमिल हो गई। अब तवांग की घटना ने बायलैटरल टॉक्स की रही सही उम्मीदों को फिलहाल खत्म कर दिया है। तो दोस्तों ये तो थी बात भारत और चीन के रिश्तों की, लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो अब सवाल ये आता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब भारत और चीन की इकोनॉमी एक जैसी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन की इकोनॉमी में एकदम से इतनी उछाल आ गई और भारत इससे क्या सीख सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना। चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था अपने ज्यादातर इतिहास के लिए कृषि और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री पर आधारित थी, जिसमें शाही सरकार ने इसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में चीन की अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इसमें कपड़ा, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था दूसरे चीनी जापानी युद्ध जो 1937 से 1945 तक हुआ था और चीनी गृह युद्ध जो 1945 से 1949 तक हुआ था से ज्यादा प्रभावित हुई, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ था। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चीन से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस है। चीन ने रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के निर्माण में भारी निवेश किया है, जिससे देश को जोड़ने और बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए इसे और आसान बनाने में मदद मिली है। कनेक्टिविटी में सुधार और ज्यादा बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए वह भी खासकर रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश करने से भी भारत लाभान्वित हो सकता है। एक और सबक जो भारत चीन से सीख सकता है वो है अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट इंटरवेंशन का महत्व। चीन कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों का इस्तेमाल करने में सफल रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद मिली है। भारत कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी नीतियों का इस्तेमाल करने से भी लाभान्वित हो सकता है। इसके लिए भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर चीन के फोकस से सीख सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति देने और कई इंडस्ट्रीज में चीन को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करके और इनोवेशन को बढ़ावा देकर भारत भी इन क्षेत्रों में लीडर बन सकता है। आखिर में भारत एक्सपोर्ट्स पर चीन के फोकस से सीख सकता है। चीन दूसरे देशों को अपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने में सफल रहा है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देने में मदद मिली है। भारत एक्सपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने से लाभान्वित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें